साथियों, आज मौर्य क्रांति संघ इस संगठन के द्वारा चौथी राज्य स्तरीय धनगर जागृति परिषद का आयोजन किया गया है। इस परिषद को करने के लिए कितनी डिफिकल्टीज आई, इसके बारे में पाटिल के द्वारा मेरे भाषण के पहले उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई कि यहाँ के ब्राह्मण लोगों के द्वारा पुलिस वालों को कंप्लेंट किया गया और उस कंप्लेंट करने के आधार पर इसको करने के लिए इनकार कर दिया गया। पुलिस के द्वारा लिखित रूप से इसको करने के लिए मना कर दिया गया। तो ये जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के आर्टिकल 19 को, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार के तहत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम करने वाले लोग चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, तलवार इसका उपयोग नहीं कर रहे। जो संविधान के दायरे में रहकर अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, उस अधिकार के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस मौलिक अधिकार को जो लोग विरोध करते हैं वो संविधान के विरोधी लोग हैं, और जो संविधान के विरोधी लोग हैं वो संविधान द्रोही लोग हैं, और जो संविधान द्रोही लोग हैं वो देशद्रोही लोग हैं। तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। ये कानून के दायरे में बोल रहा हूं। कानून मुझे समझ में आता है क्योंकि मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया से एक कार्यक्रम के लिए आया, रात में 3 बजे। तो डेली कार्यक्रम कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ बीजेपी और आरएसएस की सरकार है वहाँ वहाँ उन लोगों को मालूम है, बीजेपी आरएसएस के लोगों को, कि वामन मेश्राम और उनका संगठन उनके साथ हर जिले में, हर स्टेट में संविधान के दायरे में रहकर बराबरी से लड़ने के लिए तैयार है। बराबरी से लड़ने के लिए तैयार है। तो आरएसएस और भाजपा के लोगों को हमने लगभग हर बार परास्त किया, क्योंकि हम संविधान का सहारा ले रहे, संविधान के आर्टिकल 19 का सहारा ले रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका सहारा लेकर के कार्यक्रम कर रहे। इसलिए
हम लोग हर जगह आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं उनके विरोध में संविधान का सहारा लेके खड़े हैं। तो हर जगह कामयाबी हमको मिल रही है, संविधान के आधार पर हमको कामयाबी मिल रही है। संविधान के कानून और संविधान के दायरे के अंदर हम लोग काम करते हैं और इस वजह से हमें कामयाबी मिलती है। तो हर जगह आरएसएस और भाजपा के लोग फेल हो जाते, कामयाब नहीं होते। तो ये मैं महाराष्ट्र की बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम करके आया हूं। समझ रहे हैं, मैं बहुत खास बात आपको बता रहा। उनकी वहां सरकार है, वहां हम उनके सरकार भाजपा और आरएसएस के संगठन को संगठन के लेवल पर संविधान और कानून के दायरे में रहकर मुकाबला कर रहे हैं। तो वहां जाके कार्यक्रम करके आ रहे हैं और सारे देश भर में कर रहा हूं। सेंट्रल में तो बीजेपी की सरकार है, हर जगह बीजेपी की स्टेट लेवल पर सरकार नहीं है, मगर जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी सारे देश भर में कार्यक्रम कर रहा हूं। 567 जिलों में हमारा सेंटर है और ये दिसंबर तक 729 जिलों में हो जाएगा। जो लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों का विरोध करते हैं, हम संगठन शक्ति के बल पर हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर उनका बराबरी में मुकाबला करेंगे। हाँ, ये मानेंगे नहीं कि हम संविधान ने हमको आर्टिकल 19 का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, और तुम संविधान का विरोध करते हुए हमारा विरोध करते हो। तो जब हर जगह हमने उनको फेल किया, सेंट्रल में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, दोनों जगह फेल किया, वहां कार्यक्रम किया मैं हर जगह, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है भाई, करो ना, रिकॉर्ड करो। पुलिस वालों को भी अनुरोध है और रिकॉर्ड कर ले। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, रिकॉर्ड का आपके पास साधन नहीं है, तो मेरे से एक कॉपी दे देना पुलिस वालों को। एक वीडियो बनाकर उनको दे देना। तो मैं आप लोगों को एक खास बात बता रहा हूं, एक खास बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान के आर्टिकल 19 का विरोध करने वाले जो लोग हैं वो संविधान द्रोही लोग हैं, और जो संविधान द्रोही लोग हैं उनको देश में देशद्रोही कहा जा सकता है, और देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए। जो संविधान के कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं उनको अवरोध खड़ा करने का काम पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए। और पुलिस वाले जब कानून और संविधान के दायरे में होने वाले कार्यक्रम का विरोध करते हैं तो पुलिस वालों पर आरोप आएगा कि पुलिस वाले आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता है क्या। समझ रहे हैं, बहुत आसान तरीके से बताता हूं मैं। और ये बात जो मैं अभी कह रहा हूं, यहां के पुलिस वालों के खिलाफ में केवल 72 घंटे में हाईकोर्ट में केस जाएगा। अभी मैं हाईकोर्ट के लॉयर से बात करने के बाद इधर आया, हाईकोर्ट के लॉयर से बात करके आया कि ये पुलिस वालों ने लेटर भेजा हुआ है, इसका स्टडी करके इसका ड्राफ्ट शाम तक तैयार करो और हाईकोर्ट में 72 घंटे में पुलिस वालों के खिलाफ में केस दायर करो। क्योंकि हम जब पुलिस वालों को बोलते हैं कि अरे क्या क्या है, कारण क्या है, बताओ, वो बता नहीं रहे। हाईकोर्ट से नोटिस जाएगा तो फिर हाईकोर्ट में तो बताना पड़ेगा ना। हाईकोर्ट से जब नोटिस जाएगा तो फिर हाईकोर्ट को तो बताना पड़ेगा। हाईकोर्ट को तो आप डिले नहीं कर सकते, ना नहीं कह सकते, हो तो देना पड़ेगा।
मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर ये लड़ाई सारे देश भर में लड़ रहा हूं। अगर कोई मुझे कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए अवरोध खड़ा करता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूं। जो लोग पुलिस के पीछे छुप कर बैठे हुए हैं, मैं उनको भी हाई कोर्ट में घसीटने वाला हूं, उनको भी छोड़ने वाला नहीं हूं। हा सुद्धा फडणवीस आहे म्हणजे काय? फडणवीस का राजा आहे का? फडणवीसला जेव्हा ते उपमुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना घटनेची शपथ घ्यावी लागली की मी घटनेनुसार कार्य करेन, पण करून नाही राहिला। तुम्हाला कळत नाही, मला कळते, जे कळते ते सांगून राहिलोय। फडणवीसनी घटनेनुसार मी कार्य करेन अशी शपथ घ्यावी लागते मंत्री होण्याच्या अगोदर, आणि नंतर मग मंत्रालयात जावं लागते। आता फडणवीस त्या शक्तीच्याच विरोधामध्ये काम करते, तो मुझे समझ में आता है ना, मुझे समझ में आता है। तो उसके हिसाब से मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं ये केस लड़ता हूं। और खास बात आपको बताता हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए मैं वकीलों को एक नया पैसा नहीं देता हूं। आप लोगों को पता नहीं मेरा काम करने का तरीका, एक नया पैसा नहीं देता हूं, मैं वकीलों से चंदा लेता हूं। इन लोगों को पता नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस लड़ने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त में लाइन लगा के खड़े होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आदमी फकीर है, ये कोई गलत काम करता नहीं है, कानून के विरोध में काम करता है। अरे बाबा साहब आंबेडकर हमारे बाप ने ही संविधान लिखा, तो हम संविधान के विरोध में जाकर कैसे काम करें? वो तो संविधान हमारे फेवर में है, संविधान हमारे विरोध में नहीं है, संविधान तो हमारे फेवर में है। जब संविधान हमारे फेवर में है तो हमें संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने से ही फायदा है, संविधान के विरुद्ध में जाके काम करने की क्या जरूरत है? उन लोगों को संविधान के अवरोध उनके लिए, संविधान की वजह से उनको प्रॉब्लम है। मनुस्मृति ने उनको अधिकार दिया था, उनका संविधान, उन्होंने हमको अधिकार नहीं दिया था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने मनुस्मृति को रद्द कर दिया, और जो संविधान लागू हुआ उसने इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को, जिनको अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिया। केवल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार। यह भी हमारे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में क्या फर्क है। मौलिक अधिकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला देने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला देने का अधिकार नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, चलो मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पढ़ के सुनाता हूं। ये आज का अखबार है नव भारत, कल का परसों का नहीं, आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़ के सुनाता हूं। पुलिस वाले भी सुन ले, मैं जेरॉक्स कॉपी आप लोगों को, पुलिस वालों को देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा? मुकदमे के दर्ज के बिना राय रखने का अधिकार, टाइटल ही क्लियर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके बारे में बोल रहा हूं, आर्टिकल 19 के बारे में है। लोगों को समझ में नहीं आता, और हमारे लोगों ने ये खबर पढ़ी भी नहीं। अरे ये तो अमन मेश्राम वाली खबर है साली, ये तो हमारी समझ के बस की बात नहीं है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सूको यानी सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या कहे फ्री स्पीच पर अहम टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि भले ही तथ्यों के आधार पर कोई रिपोर्ट गलत ही क्यों न हो, फिर भी उसे लिखने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। पुलिस वाले सुन ले, ये आज की खबर है, और ये पुलिस वालों को, कमिश्नर को भेजो ये। दूसरी बात आगे,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री स्पीच का मतलब मुकदमे के डर के बिना अपना दृष्टिकोण रखना है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पत्रकारों को उनके जरिए लिखे गए आर्टिकल को लेकर विभिन्न समुदायों या समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ावा देने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो पत्रकारों पर नहीं चलाया जा सकता। मैं पत्रकार हूं और लेखक भी हूं, बोलने वाला भी हूं, मेरे ऊपर भी नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। मीडिया संस्थानों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक के ऊपर उनके बयानों और रिपोर्ट्स को लेकर केस दर्ज हुए हैं, जिन्हें उन्होंने सीधे तौर पर फ्री स्पीच का उल्लंघन बताया। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और उसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने हाल ही में मणिपुर में मैती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट को भड़काऊ बताते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गलत रिपोर्ट भी दंडनीय अपराध नहीं, तो गलत स्पीच भी नहीं है, गलत रिपोर्ट नहीं तो गलत रिपोर्ट तो लिखा हुआ है, तो बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच और प्रेस फ्रीडम के महत्व को लेकर बात की। अदालत का कहना था कि तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट भी आईपीसी की धारा 153A के तहत दंडनीय अपराध नहीं हो सकती। धारा 153A के तहत धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनियों को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने पर कार्रवाई होती है। इसमें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ईजीआई के ऊपर मणिपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने केस दर्ज किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा वे अपना दृष्टिकोण रखने के हकदार है। मैं भी दृष्टिकोण रख रहा हूं। और चंद्रचूड़ पुण्यातलीच आहेत, पुण्यातलेच आहेत, इकडचेच आहेत। खेड म्हणजे कुठं इकडचेच आहेत ना। आणि ते चीफ जस्टिस आहेत आणि त्यांचे वडील पण होते। माहित आहे मला, मी त्या ह्या लोकांवर दररोज निगा ठेवतो। त्या ज्यांच्याकडे सत्ता आहे, ज्यांच्याकडे ताकद आहे, त्यांच्यावर मी सर्वात बारीक नजर ठेवतो की ते करतात काय। हे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सांगून राहिलो तुम्हाला। आणि तेही 153 ची भीती पोलीसवाले कायम दाखवत राहतात त्याच्या बाबतीमध्ये आहे। लक्षात पडेल, त्याची भीती दाखवत राहतात 153। तो हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को कानून की उतनी समझ नहीं है। कानून की समझ नहीं है तो हम लोग सारे देश भर में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे बारीकी केवल लिखे हुए कानून की नहीं, मुझे कानून के बारीकियों की जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस डिसीजंस की जानकारी है, उसके इंटरप्रिटेशन की जानकारी है, सारी बारीकियों की जानकारी मुझे है, मैं जानता हूं। अभी मैं जब आ रहा था तो पुलिस के अधिकारी लोग मुझे कह रहे थे कि जरा खबरदारीनं बोललं पाहिजे। माझ्या मनात विचार आला, त्यांना बोलण्यासाठी आला होता। साहेब तुम्ही भाषण लिहून द्या, मी वाचून दाखवतो, असा विचार आला होता। म्हणजे पोलीस विभाग आहे तुम्हीच चालवा, आमचं संघटन आहे तुम्हीच चालवा। काय म्हणजे काय मला समजत नाही की पोलीस अधिकाऱ्यांना कायदा कळत नाही, माझ्यासारखा गैर अधिकारी असणाऱ्या माणसाला कायदा कळते असं म्हणणं बरोबर आहे का? नाही आहे ना। पोलीस लोकांना कळते, पण पोलीसची अडचण काय? आम्ही त्यांना विचारतो काय अडचण आहे, तुम्ही आम्हाला सांगत पण नाही काय अडचण, तुम्हाला माहित नाही आम्हाला वरतून किती दबाव आहे। अरे पण वरतून ते पोलीसवाले काय म्हणतात, तुम्हाला माहित नाही आम्हाला वरतून किती दबाव आहे। मग तो दबाव कायदेशीर असेल तर आम्हाला लिहून द्या ना, तो कायदेशीर नाहीये। लक्षात, म्हणजे वरतून दबाव आहे तो कायदेशीर नाहीये। कायदेशीर असता
तर आम्हाला कायदेशीर लिहून दिलं असतं. कायदेशीर काहीच लिहून देत नाही. तेव्हा त्यावेळी RSS आणि भाजपाच्या लोकांना हे माहीत आहे की संघटन शक्तीच्या बळावर आम्ही घटना आणि कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून काम करतो आणि त्यांचा या लेवलवर विरोध करतो. त्यामुळे ते आमच्या समोर भारतातल्या कुठल्याच राज्यात टिकू शकले नाहीत. म्हणून ते लोक पोलिसचा सहारा घेतात आणि पोलिसांना इल्लीगल काम करण्यासाठी कामाला लावतात, इल्लीगल काम करायला लावतात. मग पोलीसचे लोक काय करतात? वामन मेश्रामला नोटीस दिली तर तो काय ऐकत नाही. लक्षात, तुम्हाला खास गोष्ट सांग, बारीक विश्लेषण करून सांगतो तुम्हाला, सर्व गोष्टी लक्षात आल्या. वामन मेश्रामला जर आपण नोटीस दिली तो तर काय ऐकत नाही. मग हॉलच्या मालकाला, तो वामन मेश्राम इतका मजबूत थोडी असते, त्याला धंदा करायचा आहे, त्या हॉलवाल्याला धंदा करायचा असतो. मग तो काय विचार करतो ना, पोलिसांबरोबर कशाला खेटे घ्यायचे, तो असा विचार करतो. पण त्याला व्यवसाय स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे हे त्याला माहीतच नाही. हे आम्हाला माहित आहे ना. हे हॉल बांधणारे जे लोक आहेत, हॉल किरायाने देणारे जे लोक आहेत, त्यांना हे माहीतच नाही की व्यवसाय स्वातंत्र्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि मूलभूत अधिकार थांबवण्याचा पोलिसांजवळ अधिकार नाही आहे. हे आमच्या लोकांना सुद्धा माहित नाही, आमच्या नेत्यांना माहित नाही. हे मला मीच शिकवून राहिलो त्याच्यातल्या लोकांना. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्या लोकांना आर्टिकल 19चा जो अधिकार दिला, अरे तो आम्हाला हे सर्व करण्यासाठी, आम्हाला संघटन बांधण्याचा, संघटन चालवण्याचा, संघटन संचालन करण्याचा, भाषण करण्याचा, संभाषण करण्याचा. आणि आता चंद्रचूड काय म्हणतात, कुठल्या प्रकारचा दबाव न घेता बोला, ठोकून बोला. हे लिहिले काय दंडात्मक फंडात्मक काय कारवाई होणार नाही, हे लिखित आहे. आता जजमेंटची कॉपी आता मी वकिलाला सांगितलंय, ओरिजिनल मागवा. ओरिजिनल कॉपी पाठवतो पुण्याच्या कमिशनरला आणि देशातल्या सर्व कमिशनरला लेटर पाठवतो, कव्हरिंग लेटर सहित. साहेब भविष्यात लक्षात ठेवा, हे सुप्रीम कोर्ट म्हणते. म्हणजे एक कायदा आहे आणि एक इंटरप्रिटेशन आहे सुप्रीम कोर्टाचं. तेव्हा हे कळलं पाहिजे, आम्ही कुठल्याही मौलिक अधिकाराच्या विरोधामध्ये कोणाचंही ऐकणार नाही. हरियाणामध्ये बीजेपीचं सरकार आहे, तिथल्या सरकारने मला जिल्ह्याचा कार्यक्रम करू दिला नाही. मग मी विचार केला, चायला हे जे हरियाणाचा जो मुख्यमंत्री आहे तो RSSचा कार्यकर्ता होता, त्याला RSSने मुख्यमंत्री बनवलं, म्हणजे खरं कारण RSS आहे. मग मी त्या हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्याला सोडून दिलं आणि म्हटलं, चायला या भागवतला नागपूरला पकडतो. पोलिसांना सांगून राहिलो, लक्षात घ्या, ह्याच्या बापाला पकडतो. हे पोरं नातवं जे आहेत यायला काय पकडायचं? बापाला पकडलं की पोरं नातवं जमानत घ्यायला हजर होतात, त्याला न बोलवतच येतात. नागपूरला 4.5 लाख लोकांचा मोर्चा काढला. मग पोलीस कमिशनर साहेब मला भेटायला आलेत. भेटायला आले. मग पोलीस कमिशनर साहेब मला म्हटलं साहेब आमचा मूलभूत अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ये रोकने का अधिकार नहीं है, आप नहीं रोक लगा सकते. तो कमिश्नर साहब क्या बोल रहे थे नागपुर के, पिंपरी चिंचवड से 100 गुना बड़ा कमिश्नर है. कमिश्नर के भी लेवल होते हैं, नागपुर का कमिश्नर 100 गुना बड़ा कमिश्नर है. वो कमिश्नर क्या बोल रहा था मुझे नागपुर का कि ते
आम्हाला वरतून ते म्हटले आम्हाला वरतून दबाव आहे. हो मी त्यांना म्हटलं हे वरतून दबाव आहे तुमच्यावर आहे ना. हो तुम्ही बघून घ्या ना, आमचे मूलभूत अधिकार आहेत. मग तुम्ही आमचे मूलभूत अधिकार आम्हाला वापरू द्या आणि तेच वरतून वरतून बघून घ्या. ऊपर से ऊपर देखते रहो. हमारा अगर आप मौलिक अधिकार रोकते हो तो पुलिस वालों की टीम, मैंने हाईकोर्ट के वकीलों की टीम नागपुर हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया है और आपको नोटिस मिल गया. हाँ मिल गया, इसीलिए बोल रहा हूँ. नहीं आपके 4 लाख से ज्यादा लोग आए हैं, वो हमारी सुन नहीं रहे. कमिश्नर साहब मुझे बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? वो 4-4.5 लाख लोग आए हुए हैं और वो हमारी सुन नहीं रहे. अरे मैंने क्या कमिश्नर साहब, वो लोगों को आपका सुनने के लिए मैंने तैयार किया क्या? मेरा सुनने के लिए तैयार किया. अरे क्या आपका सुनने का मतलब है फडणवीस का सुनने का? तो फडणवीस का सुनने के लिए हमने संगठन बनाया क्या? वो मेरे सुनने वाले लोग हैं, इसीलिए तो आया मैं आपके पास में. वो हमारी नहीं सुन रहे. बोले आप गाड़ी में बैठते हो क्या? वहां जाके आप कहो. मैं तुम्हारे कहने पर थोड़ी चलूंगा, तुम्हारे कहने पर नहीं आ सकता. तो मेरे लोग आंदोलन करते रहेंगे. मैं वीडियो बना के देता हूं. आपको संविधान के अनुसार आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करो. ऐसा वीडियो पुलिस कमिश्नर के सामने बना के दे दिया. ये मैंने ये बांटो. मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की कोई भी ताकत जो संविधान के आर्टिकल 19 का जो मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है उसको रोकने की कोशिश करेगा, मैं किसी की भी मानने वाला नहीं. केवल संविधान की मानूंगा, केवल संविधान की मानूंगा, किसी की भी मानूंगा नहीं. और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में लेके जा सकते हैं. जेल में जाने से किसको डर है? हैं? जेल में जाने से किसको डर है? जेल में जाते जाते ही गांधी जी महान हो गए थे. गांधी जी थोड़े महान थे, सिंगल हड्डी का आदमी था. आपने देखा गांधी जी? सिंगल हड्डी, डबल हड्डी का नहीं. अब देखो गांधी जी की अगर पैर टांगे देखो ना पुतले में, वो सिंगल हड्डी है. तो उनके खिलाफ इसी तरह से जेल में जाते जाते वो मान हो गए. और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो. तो सारे देश के लोग मैदान में उतर गए. तारीखों के साथ बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं. 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो. तो सारे देश के लोग 3 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे. तो अंग्रेजों ने कहा अब बेड़ियां बिस्तर बांध के जाना ही ठीक रहेगा. तो उन्होंने गांधी जी को कहा ठीक है हम लोग चले जाते. 9 अगस्त 42 के बाद अंग्रेजों ने जाने का निर्णय किया. इसलिए 9 अगस्त 42 को अगस्त क्रांति कहा जाता है. अगस्त क्रांति कहा जाता है. इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम हर प्रकार का आंदोलन करेंगे. ये तो छोटा कार्यक्रम है, ये छोटा कार्यक्रम है. आंदोलन करेंगे और 2030 तक 6 लाख गांव में होगा. 2030 तक 6 लाख गांव में होगा. तो इसलिए मैं ब्राह्मणों को अनुरोध करता हूं कि हमसे लड़ने भिड़ने का काम छोड़ दो. अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, आधी आजादी मिली, ब्राह्मण अभी काबिज है. अंग्रेज विदेशी
ब्राह्मण भी विदेशी, अंग्रेज चले गए, आधी आजादी हमको मिली। इसके तहत बोल रहा हूं, ये आधी आजादी के तहत बोल रहा हूं। अब पूरी आजादी के लिए आधा रह गया है, तो आधे के लिए 6 लाख गांव का संगठन ये 2-4-5 साल में हो जाएगा। और महाराष्ट्र में तो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव है 2024 में। तो मैं स्टैम्प पेपर पर मेरे से लिखवा लेना, ये फडणवीस वापस आने वाला नहीं, समझे ना, फडणवीस वापस आने वाला नहीं है। तो पुलिस वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का जो मैं कह रहा हूं। फिर हम लोगों को नमस्कार करना पड़ेगा, अभी उनको नमस्कार कर रहे हो, भाई ध्यान रखना चाहिए ना, ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र है, 5 साल का पट्टा लिखा जाता है, ज्यादा साल का नहीं, 5 साल का। आणि आणखी ते महाविकास आघाडीमध्ये आम्ही सहभागी झालो नाहीत, आणखी झालो की संपलंच। हा, लक्षात ठेवा, आम्ही जाहीर सांगून आलो महाविकास मध्ये आम्ही गेलेलो नाही बरं, गेलो की उलटच झालं समजा, उशीरच लागणार नाही। म्हणजे निवडणुका येण्याच्या अगोदर सुद्धा उलट होऊ शकते। चोवीस तारखेला सत्यशोधक चळवळीचे 150 वर्ष आहेत, त्या निमित्तानं पवार साहेब आणि मी एका कार्यक्रमामध्ये आहोत, आणखी एकत्र आलो नाहीत आम्ही, लक्षात ठेवा। परमात्माचा मुद्दा सांगतोय, तुम्ही आमदार खरेदी करा, आमदाराला विकत घ्या, सरकार बनवा, समाजात बहुमत कसं मिळवाल? यायला सांगा बरं, तुम्ही आमदाराला विकत घेता, खासदाराला विकत घेता, सरकार बनवता, समाजातलं बहुमताचं काय करणार? ते कायम आमचंच आहे, समजतं का काय म्हणून राहिलो? ते समाजामध्ये आमचंच बहुमत आहे, 1.5-2% लोकांचं नाही आहे। तेव्हा ह्या बाबी यांनी लक्षात ठेवले पाहिजेत, आणि त्या लक्षात ठेवून त्यांनी विचार केला पाहिजे, काम केला पाहिजे ना। कारण पोलिसांच्या पाठीमागे लपणं बरोबर नाही, समोरासमोर या, समोरासमोर या। आमची काही चाकू छुरी बंदूक गोली तलवार घेऊन आम्ही लढून नाही राहिलो, हम गोली चलाने वाले लोग नहीं है, बोली चलाने वाले लोग हैं। गोली नहीं, बोली चलाते हैं, बोली। आर्टिकल 19 के तहत बोली चलाने का अधिकार है हमारे पास, और इससे बाहर हम जा नहीं रहे। जो लोग संविधान के हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखा, रिकॉर्ड में है मेरे पास, कि जो लोग संविधान के विरोध में जाते हैं उनके विरोध में हिंसा का भी सहारा लिया तो गलत नहीं है। आपको बाबा साहब आंबेडकर का स्टेटमेंट बता रहा हूं, तो स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ लो, समझ लो क्या है। जो लोग संविधान के विरोध में जाकर काम करते हैं उनके विरोध में हिंसा का सहारा लेना भी गलत नहीं है। हे बाबासाहेब आंबेडकरचं स्टेटमेंट आहे, हे बऱ्याच लोकांना कळणार नाहीये, हे मला समजतंय ते तसं का बोलतात। कारण पहिल्यांदा जे लोक घटनेचा विरोध करतात मग त्यांना घटनात्मक संरक्षण कसं काय दिलं जाऊ शकते? लक्षात, मला तर्क समजून सांगू राहिलो। जे लोक घटनेच्या विरोधामध्ये जाऊन काम करतात ते लोक घटनेच्या रक्षणाचं सहारा घेऊ शकत नाहीत, म्हणून त्यांच्या विरोधामध्ये हिंसा सुद्धा केली तर तशा पद्धतीचे एलिमेंट हे दाबून टाकले पाहिजेत। आणि पोलिसांना दंडे मारण्याचा अधिकार कुठल्या आधारावर? गैरकानूनी काम करून राहिले म्हणून दंडा मारण्याचा अधिकार। मग पोलिसांना जर दंडा मारण्याचा अधिकार आहे तर समाजाजवळ का नाही?
आलं लक्षात? मी कायदेशीर बाबी तुम्हाला समजून सांगून राहिलो. आम्हाला घटनेच्या अधिकार मिळालेले आहेत. घटनेच्या बाहेर जायची बिलकुलच आवश्यकता नाही आहे. 5% घटनेचे अधिकार लागू झालेले नाही आहेत. ते लागू करण्यासाठी संघटित शक्ती निर्माण करत आहोत. 5%. आणि म्हणून ही लढाई कायदा आणि घटनेच्या चौकटीमध्ये राहूनच आम्ही लढणार. मी अशा प्रकारचं सर्क्युलर काढलेलं आहे माझ्या संघटनेमध्ये की जो कार्यकर्ता कायदा आणि घटनेच्या विरोधामध्ये जाऊन काम करेल त्याला मी संघटनेतून काढून टाकेन. त्याला मी संघटनेत ठेवणार नाही. मग मी माझ्या संघटनेच्याच कार्यकर्त्याला सोडत नाही, तर जे कोणी घटना आणि संविधानाच्या विरोधात जाऊन काम करतात त्याला सोडून देईन का? म्हणून पोलिसांनी RSS भाजपाच्या सांगण्यावरून आमच्या हॉलचे आणि ह्या लोकांना त्रास देण्याचं काम केलं. त्याचे सर्व लिखित पुरावे एकत्र झालेले आहेत. वकिलांना आदेश देऊनच इकडे आलो की पोलिसांच्या विरोधामध्ये हायकोर्टामध्ये केस दाखल करा. ठाण्याच्या कमिशनरवर मी केस दाखल केली होती. ठाण्याच्या पुलिस कमिश्नर पर मैंने केस दायर किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में. उसके बाद दोबारा मुझे ठाणे में कभी दिक्कत नहीं हुई. आता पिंपरी चिंचवडचे पोलीसवाले जर समजा अशी इच्छा ठेवत असतील तर त्यांची इच्छा पूर्ण करतो की त्यांच्या विरोधामध्ये मी हायकोर्टामध्ये केस दाखल केल्यानंतर मग तुम्हाला इकडे अडथळा येणार नाही म्हणून तसंच करतो. कायदा हातात नाही घेणार, ते हायकोर्ट ठरवेल. तेव्हा आम्ही कायदा हातात घेणार नाही, कोणाला कायदा हातात घेऊ देणार नाही. कायदा दुतर्फी आहे, लक्षात ठेवा. कायद्याची धार एकतर्फी नाही की फक्त पोलीसच चालवतील. पोलीसच नाही, आम्हाला पण चालवायचा घटनेमध्ये अधिकार आहे. तर आम्ही सुद्धा तो अधिकार वापरून राहिलो. मी ॲडव्होकेट रणजित पाटलांना ही केस हायकोर्टामध्ये घेऊन जायला सांगितलेली आहे. माझी गॅरंटी आहे 200% पोलिसांना हायकोर्टामध्ये उत्तर देता येणार नाही. कारण ठाणेच्या हायकोर्ट यांनी दिलं नाही, अनेक ठिकाणच्या लोकांनी दिलं नाही. त्यामुळे कारण त्यांना देता येत नाही, त्यांच्याजवळ असे अधिकार नाहीत. तिथे इन्स्पेक्टर मुस्लिम लोकांकडे गेले आणि मुस्लिम लोकांना ते पोलीस इन्स्पेक्टर जाऊन बोललेत, वामन मेश्रामला कशाला बोलावलं? इन्स्पेक्टर त्या मुस्लिम लोकांना म्हणले, साहेब, मग ते काय म्हटले मुस्लिम, साहेब तुम्ही वामन मेश्रामला थांबवून द्या. तेच तर आम्ही करू शकत नाही. ते काय म्हटले ते सांगून येईल तुम्हाला. मग ते लोक मुस्लिम काय म्हटले त्यांना, साहेब तुम्ही त्यांना अडवा, ते करू शकत नाही म्हणून तर तुझ्याकडे आलो. हे वामन मेश्राम काही चोंट्या संट माणूस नाही ना, बुरटा माणूस नाही ना. तो नॅशनल प्रेसिडेंट आहे आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत केस लढून जिंकलेले आहेत निवडणूक आयोगाच्या विरोधामध्ये. अलग लक्षात. कारण मी कुठलंच बेकायदेशीर काम करत नाही, कोणाला करू देत नाही. पुरावे गोळा करतो आणि पुरावा गोळा करून मग कोर्टात दाखल करतो, त्यांना उत्तर देता येत नाही. तेव्हा पोलिसांना मी आता विनंती करतो की भविष्यामध्ये आमच्या घटना आणि कायद्याच्या चौकटीमध्ये केल्या जाणाऱ्या कार्याला अडथळा करू नका. एन अपील, कांशीरामजींनी
प्रेस इंडियन नावाच्या मॅगझिनमध्ये टायटल लिहिलं होतं, एन अपील एन वॉर्निंग. 2 शब्द लिखा, एन अपील एंड वार्निंग. अपील है, नहीं मानते हो, वार्निंग. लक्षात मॅडम, अपील करतोय म्हणजे तुम्हाला आम्ही आवाहन करतोय, विनंती करतोय, पण जर तुम्ही आमची विनंती मान्य केली नाही, वॉर्निंग देतो. असं आहे, टायटलच आहे. तीच गोष्ट मी या ठिकाणी पोलीसच्या अधिकाऱ्यांना विनंती देऊन सांगतो की कायदा आणि घटनेच्या चौकटीमध्ये राहून जे काही कार्यक्रम होतील त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यांना अडथळा आणता कामा नये. अडथळा आणला तर आम्ही हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यामध्ये जाऊन आमचे संवैधानिक अधिकार थांबवू. आमच्याकडे 2 शक्ती आहेत, एक हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन ह्या चुकीच्या गोष्टी थांबवणे, आणि दुसरं, मी जर समजा महाराष्ट्रातील लोकांना पिंपरी चिंचवडच्या इकडच्या भागाच्या पोलीस चौकीच्या लोकांनी जे बेकायदेशीर कार्य केलं त्याच्या विरोधामध्ये लाख लोक महाराष्ट्रातले जर समजा या ठिकाणी लाख लोक येतील, विनाकारण झंझटीत पडू नका तुम्ही, अजय या झंझटीत पडू नका. जर मी महाराष्ट्रातल्या लोकांना म्हटलं की लाख लोक या, लाख लोक येतील, तेव्हा ही गोष्ट लक्षात ठेवा. पुलिसांची, पुलिस के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो लॉ को अमल में लाने वाली एजेंसी है, उनको कानून को अमल में लाने का काम करना चाहिए, बराबर है, वो करना चाहिए. हम कानून के दायरे में रहते हैं. जिन लोगों ने आपको, जिनकी सरकार है आरएसएस भाजपा की, उन्होंने आपको नॉट ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड कंप्लेंट किया है, और उसके आधार पर आप हमारे विरोध में गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, और हमको किसी प्रकार का कौन सा हमने अपराध किया और कौन सा गलत काम किया लिख के भी नहीं दे रहे हो. तो ये बात हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाकाबिले बर्दाश्त है. मैं इस तरह की बातों को बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं. संविधान के उल्लंघन की बातों को मैं सबसे ज्यादा सीरियसली लेता हूं. आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोगों का मोर्चा केवल संविधान के उल्लंघन के विरोध में लेके गया था. तो आरएसएस के लोग हमारे साथ तब से पंगा लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसके लिए उन्होंने दूसरा तरीका निकाला पुलिस को सामने करने का. तेवा मैं आपको यहाँ बैठे हुए जो धनगर समाज का जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये जो परिषद है, जागृति परिषद है, तो 1 हफ्ते से पुलिस वाले लोग हमारे लोगों को प्रचार करने से रोक रहे, लोगों को जागृत करने से रोक रहे, लोगों को इस परिषद में लाने से रोक रहे, और पुलिस में बुला रहे, चौकी में बुला रहे, ताकि हमारे कार्यकर्ता को प्रचार प्रसार करने से रोका जाए, ताकि तैयारी अधिवेशन की ना हो, लोग कम संख्या में आए. ये उनका सोचता है. ये पाटिल को और विलास खरात को मैंने कहा, अरे पुलिस वाले लास्ट में बोलेंगे करो, लेटर नहीं देंगे, करो बोलेंगे, तो उसके पीछे उनका मकसद रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयारी करने के लिए मौका ना दिया जाए. बोला था, मैं सब जानता हूं. मैं पहले ऐसा आंख लगा के देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है. ये पहले पाटिल को भी बोला था, ये उनका मकसद है. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करो. तो पाटिल साहब ने कहा कि लोग कम आए हैं, बसायला जागा नाही लोकायला, कमी लोक आलेत म्हणतात पाटील साहेब. एक तर माझं काहीतरी चुकते किंवा पाटील साहेबाचं काहीतरी चुकत असावं असं मला वाटते. लोकांना जर बसायला जागा नाही तर याचा अर्थ लोक जास्त झालेत असा त्याचा अर्थ आहे. जे खरं आहे ते सांगितलं पाहिजे.
जे सत्य आहे ते सांगितलं पाहिजे, जो सच है वो बताना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग इस तरह की रुकावटों को मानने वाले नहीं है। ये धनगर जाति के लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम है। तो भाजपा आरएसएस के लोगों को क्या लगता है, अरे धनगर जाति के लोगों अगर आरएसएस भाजपा से कट जाएंगे तो फिर तो हम मुंह के बल गिर जाएंगे। तो धनगर लोगों के सपोर्ट की वजह से तो हम महाराष्ट्र में सत्ता में आए। धनगर अगर सपोर्ट निकाल देंगे, ये वामन मेश्राम अगर उनको जागृत करेंगे तो फिर भी आज आरएसएस और भाजपा की सरकार कैसे आएगी? ये तो धनगर लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारी सरकार आई हुई है। हे लक्षात घ्या, फार महत्वाचा मुद्दा सांगतोय। हे राजकीय जागृतीच्या संदर्भातला मुद्दा है। इसलिए उनको क्या लगता है कि धनगर लोगों में जागृति का विचार नहीं जाना चाहिए। अरे ये हमारे पुरखों का विचार है, वहां से अशोका से लेकर चंद्रगुप्त से लेकर, बराबर है ना। आप चंद्रगुप्त को लेकर चल रहे हो, अरे चंद्रगुप्त कोई छोटा मोटा मामला है क्या? और चंद्रगुप्त का मामला केवल धनगरों का मामला नहीं है, देश के मूल निवासी लोगों का मामला है। इस देश में हमारा साम्राज्य था, चंद्रगुप्त का साम्राज्य था, चंद्रगुप्त के बाद में मौर्य साम्राज्य था, अशोका का साम्राज्य था, और आखिरी सम्राट पुष्यमित्र शुंग जो है उसने बृहदत्त मौर्य, सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हत्या की है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है। ईसा पूर्व 185 को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो खानदान का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी है सम्राट, उसको बृहदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने उसकी हत्या की। इतिहास है। इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। हमारे पुरखों ने सबक नहीं लिया तो फिर हमारे एक पुरखे की हत्या हुई। क्या नाम? विठोजी होडकर। म्हणजे तिथून ती जी हत्या आहे त्याच्यातून जर धडा घेतला असता आपण तर ही हत्या थांबवता आली असती, पण ही सुद्धा हत्या झाली, आपण धडा घेतला नाही। तो धडा घेण्यासाठी तर ही परिषद आयोजित आहे। आपण धडा घेतला पाहिजे आणि धडा घेऊन आपल्याला आपल्या स्वातंत्र्याची, आपल्या मुक्तीची चळवळ या देशामध्ये चालवली पाहिजे। कायदा आणि घटना या चौकटीमध्ये आपल्याला अधिकार आहेत, सर्व प्रकारचे अधिकार आहेत। हे अधिकार आपण समजून आपल्या लोकांना जागृत केलं पाहिजे, संगठित करना चाहिए। और संगठित करके अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आजाद हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है 2030 तक, अभी 7 साल का समय है, 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसा हो जाएगा? मेरे पास कोई काम धंधा है क्या इसके सिवा? ये संगठन, संगठित शक्ति निर्माण करने का तो मेरे पास काम धंधा है। मेरे पास काम धंधा ही नहीं है, एक ही काम धंधा है। तो 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। आरएसएस भाजपा के लोगों को मालूम है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे, पुलिस को सामने कर रहे। पुलिस में लोग, पुलिस आपले अधिकारी ते म्हटले साहेब मी तुमचाच आहे। म्हणलं मी पण तुमचाच आहे। हा, आम्ही घटनेच्या चौकटीमध्येच राहून काम करणारे लोक आहोत। तेव्हा या देशामध्ये आपल्याला आपल्या पूर्वजांच्या हत्येपासून धडा घेतला पाहिजे आणि संघटित शक्ती निर्माण केली पाहिजे। त्या संघटित शक्तीचा उपयोग आणि प्रयोग करून आपल्याला आपलं स्वातंत्र्य मिळवलं पाहिजे, गुलामी संपवली पाहिजे आणि आपल्याला कोणाची हत्या करायचं काम करायला नको। आपल्याला कुणाच्या विरोधामध्ये, कायद्याच्या विरोधात जाऊन, घटनेच्या विरोधामध्ये जाऊन नाही, तर आपण आपलं राज्य प्रस्थापित करून समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का लक्ष्य बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये निर्माण करने के लिए हम लोग संगठित शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, ताकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसके लिए हम संगठित शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई में कोई भी हमारा अवरोध खड़ा करेगा, हम किसी की नहीं सुनेंगे। संविधान ही हमारा, लॉ ऑफ द लैंड ही हमारे समर्थन में है, उसके समर्थन से बात आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें संगठित शक्ति शांतिपूर्ण तरीके से निर्माण करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन के लिए शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। इतना ही इस मौके पर कहता हूं।